नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऑलिव बोर्ड पे जो आपका SSC CGL 2023 के लिए लाइव मॉक हुआ है 29 और 30 जुलाई में, उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको एक एडवांस अप्रोच के साथ इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे जो मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ढेर सारे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि दो पाइप के और एल एक टंकी से जुड़े हुए हैं और वे एकल रूप से टंकी को क्रमशः 56 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। यदि टंकी के निचले भाग में एक रिसाव है जो इसे अकेले 112 मिनट में खाली कर सकता है, तो इस रिसाव वाली टंकी को भरने में दोनों पाइप को कितना समय लगेगा। तो पहले आपको सबसे पहले हमेशा आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझो। यहाँ पे ये कह रहा है कि तो इस रिसाव वाली टंकी को भरने में दोनों पाइपों को कितना समय लगेगा, यानी कि रिसाव भी चल रहा है और दोनों पाइप भी चल रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब तीनों पाइप खुले हों तो टंकी कितनी देर में भरेगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे के जो है ये भरने वाला पाइप है, ये 56 मिनट में भरता है। अगर भरता है तो प्लस का साइन ले लेंगे। ठीक है, एल जो है ये आपका 28 मिनट में भरता है। ठीक है, और दूसरा एक पाइप है, मान लेते हैं ये आर है रिसाव वाला, और ये 112 मिनट में खाली करता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया। पूरे टाइम एंड वर्क में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक आपका टोटल वर्क और दूसरा कैपेसिटी। अगर आपको ये पता चल जाए कि टोटल वर्क क्या है और कैपेसिटी क्या है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो इसका एलसीएम कितना हुआ 112। तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार, यानी कि ये 1 मिनट में 2 लड्डू बनाता है, ये 1 मिनट में 4 लड्डू बनाता है और ये 1 लड्डू निकालता है। अगर तीनों चलेंगे तो 1 मिनट में कितने लड्डू बनेंगे आपके, 4 2 6 में से 1 गया 5 लड्डू 1 मिनट में बन रहे हैं। टोटल बनाने कितने 112। तो इससे डिवाइड कर दो, 5 से जब काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 चक्कू 20, यानी कि 22.4 आएगा आपका। कितना आएगा 22.4, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए बराबर कॉस ए माइनस साइन ए, जहाँ ए पहले चतुर्थांश में है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले चतुर्थांश में जितने भी साइन है वो सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। तो tan a की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे अगर हम कॉस से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या बचेगा, इस साइड में साइन स्क्वायर ए, और इधर क्या बचेगा 1 माइनस साइन से कॉस से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा tan a। तो tan a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, मौखिक आप बता सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, दैट मीन इसे हम लोग क्या ले सकते हैं कॉस स्क्वायर है, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो है मौखिक भी किया करो, ज़्यादातर कोशिश करो जो क्वेश्चन मौखिक हो जाए उन्हें मौखिक ही सॉल्व करने का प्रयास करो। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को आप मौखिक सॉल्व कर सकते हो। यदि अल्फा और बीटा एक समकोण त्रिभुज के दो अलग अलग कोण हैं, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब है जो अल्फा बीटा दो कोण बचे इनका जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। क्लियर। तो tan अल्फा प्लस बीटा यानी कि tan 90 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या होती है इनफाइनाइट होती है, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक वृत्त के केंद्र का कोण जो है वो 45 डिग्री है और त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी। तो यानी कि आपसे ये जो चाप है इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो इसकी जो लंबाई होती है उसका फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है 2 पाई r थीटा अपान 360। क्योंकि पूरी जो चाप है वो अगर पूरा सर्किल है तो उसकी चाप यानी कि परिधि की जो लंबाई होती है वो क्या होती है 2 पाई r। इसीलिए अगर कोई टुकड़ा है, परिधि का कोई टुकड़ा निकालना है तो थीटा अपान 360 हो जाता है। तो बस वैल्यू पुट कर दो, 2 × 22/7 और इंटू आर की वैल्यू कितनी है आपकी 21 और इंटू 45/360। तो ये 7 तियाँ 21 हुआ। ठीक है, 45 अट्ठे होगा 360, और यहाँ पे अगर हम 4 से 2 और ये इसका 2 ले लिया, यानी कि 4 से काटें तो यहाँ पे कितना हुआ 2। तो 11 तियाँ 33 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 16.5 होगा, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि यदि एक शंकु की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए और तिर्यक ऊंचाई आधी कर दी जाए, शंकु की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए और तिर्यक जो ऊंचाई है वो आधी कर दी जाए, तो नियमित आयतन और नए आयतन के बीच का अनुपात क्या होगा। तो शंकु की त्रिज्या r से कितनी हो जाती है 2r। ठीक है,
और जो लेटरल हाइट है ये मान लेते हैं 2L थी पहले और अब L हो गई, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेटरल हाइट है वो आपके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऊंचाई अगर 2h रही होगी तो यहाँ पे h रही होगी। अब आपको पता होगा कि शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई का तो काम कैंसिल हो गया, सिर्फ r स्क्वायर h बचा, ठीक है। यानी कि r स्क्वायर h, तो यहाँ पे r स्क्वायर और h कितना है 2h, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा r स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर और h कितना है h, ये सिंपल है आपका, ठीक है। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, s से s कैंसिल हो गया, यानी कि इसका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 1:2। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों पर सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो जब दो पासे फेंके जाएंगे तो टोटल जो संभावनाएं बनती हैं वो कितनी बनती हैं 36 बनती हैं। अब क्यों बनती किस तरीके से, जैसे कि 1 × 1 1 × 2 इसी तरीके से 1 × 6 तक, ऐसे ही 2 वाली ये आपकी 2 × 6 तक, ठीक है। ऐसे ही 3 वाली फिर आपकी 3 × 6 तक बनेगी, ऐसे 4 वाली फिर 5 वाली फिर 6 वाली। अब आप देखो सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो 2 वाला टर्म होगा, 4 वाला होगा, 6 वाला होगा, यानी कि टोटल 6 6 12 6 18 प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे केवल सम संख्या लेनी है। देखो 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4 एक में समझ लो, 2 × 4 2 × 5 और 2 × 6, तो एक सम संख्या ये, एक सम संख्या ये वाला पेयर और एक वाला ये पेयर, यानी कि इन 3 पेयर में 3 3 जो संख्याएं हैं वो सम वाली आएंगी, यानी कि 3 3 9, टोटल 9 प्रोबेबिलिटी बनेगी आपकी। तो 9 संभावनाएं जो हैं वो बनेगी। तो टोटल संभावनाएं कितनी होंगी सम संख्या आने की 9 चौक 36, यानी कि कितना हो जाएगा 1/4। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। देखो यहाँ पे टोटल सम संख्या आने की संभावना पूछ रहा है, तो सम आने की संभावना देखो, सम वाली ये जो पेयर है वो कौन कौन से जोड़े बनेंगे, आपके 3 जोड़े बनेंगे, ठीक है। उसमें से ये 3 3 जो संख्याएं हैं ये मतलब 2 2 का ये पॉसिबल है, ये वाला एक जोड़ा, एक वाला ये जोड़ा, एक वाला ये जोड़ा, तो 2 वाले में ये 3 मतलब संख्याएं बनेगी, मतलब 3 संख्याएं बनेगी। इसी तरीके से 4 वाले में बनेगी, इसी तरीके से 6 वाले में बनेगी, तो टोटल 9 बनेगी। तो 9 36 का कितना है 1/4, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है x वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस मामले में लाभ क्या होगा। यानी कि x वस्तुओं का x का जो CP है वो y के SP के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि CP बटे जो SP हो गया वो कितना हो गया y/x, यानी कि कोई चीज़ y की खरीदी गई और x की बेची गई, तो कितने का फायदा हुआ। फायदा हमेशा तब होता है जब SP बड़ा होता है CP से, यानी कि x - y, इसका फायदा हुआ। और फायदा हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो x - y/y इंटू क्या हो जाएगा 100, तो यही आपका फायदा होगा, x - y/y इंटू 100, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रारंभ में एक रैंक में 12:13 के अनुपात में 2 विषय गणित और भौतिक की किताबें रखी गई हैं। यदि गणित की 18 किताबें और भौतिक की 8 किताबें छात्रों के बीच में वितरित की जाती तथा गणित और भौतिक की किताबों का जो अनुपात है वो 15:22 हो जाता है, तो प्रारंभ में रैंक में रखी गई गणित की पुस्तकों की संख्या आपको निकालनी है। तो पहले भाई अनुपात इसका कितना है 12:13। क्लियर। अब जब गणित की 18 किताबें बांट दी गई और भौतिक की 8 किताबें बांट दी गई, तो इसका अनुपात कितना रह गया 15:22। अब देखो यहाँ पे रेशियो क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तो जब रेशियो बराबर नहीं होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, तो इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसका डिफरेंस, तो 22 और 12 को गुणा करेंगे तो 12 दूनी कितना हुआ 24, हासिल लगा 2, 12 दूनी 24 और 2 कितना हुआ आपका 26, 264 माइनस यहाँ पे 15 और 13 की गुणा करेंगे तो 15 3 45, हासिल लगा 4 और 15 1 15 4 कितना हुआ 19, तो ये रेशियो आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यानी कि डिफरेंस से निकालेंगे, मतलब इसका डिफरेंस निकालेंगे। एक जैसे साइन होते हैं तो जो डिफरेंस है वो घटा के निकालते हैं और अपोजिट साइन होते हैं तो डिफरेंस जोड़ के निकालते हैं। तो 22 और 18 की गुणा करेंगे तो कितना होगा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 कितना हुआ 35, माइनस आपका 15 8 120, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 69। देखो 64 ये और यहाँ पे 264 में से आपका 195 जाएगा तो कितना होगा 69 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 246।
तो ये कितने बार चला जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 यानी कि 4 बार जाएगा, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 4 के बराबर आ गई। तो प्रारंभ में आपको गणित की पुस्तकों की संख्या निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, 12 × 4 यानी कि 5 चौक 48। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो हमेशा याद रखो कि वैल्यू हमेशा ऊपर वाली निकालेंगे, ना कि नीचे वाली निकालेंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन कैसे लगना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज MNO में MP, NQ, OR क्रमशः MN और O के कोण समद्विभाजक हैं। यदि MNO 90 डिग्री है और भुजाएं MO, MN की लंबाई क्रमशः 34 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब बवाल आपको दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप तुरंत देखो समकोण त्रिभुज है तो ये 34 है, ये 16 है, तो एक जो अगली वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 15, 8 और 17 का ट्रिपलेट बनता है। क्लियर? और उसी का ये डबल दिया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि R = होता है डेल्टा/S। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि 30 × 16, तो कितना हो जाएगा आपका 8 × 3 = 24, 240 ये हो गया। और ये क्या है, S क्या है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप इसका कितना हो जाएगा, देखो 34 और 16 आपका कितना हुआ 50, 30, 80 का आधा कितना हुआ 40, तो 4 × 24 यानी कि जो आपकी जो मतलब अंतः त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो 6 सेंटीमीटर दिया होगा ऑप्शन में, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक A मीटर लंबी रस्सी प्रत्येक 40 मीटर ऊंचे 2 खंभे पर इस प्रकार बांधी गई कि इसका एक सिरा एक खंभे के शीर्ष पर और दूसरा दूसरे खंभे के निचले हिस्से पर बांधा गया। अब नमन कोण जो है वो 30 डिग्री है, तो A की वैल्यू क्या होगी। देखो इस तरीके से 2 खंभे हैं आपके, ठीक है, दोनों की लंबाई 40-40 मीटर है, ठीक है। एक रस्सी इस तरीके से बांधी जाती है, ठीक है, ताकि एक हिस्सा यहाँ पे और एक हिस्सा यहाँ पे। तो अब नमन जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला भी एंगल 30 होगा। अगर ये 30 है तो आपका 30 है तो ये 1√3 और 2 का आपका ट्रिपलेट होगा, ठीक है। इसके जो ट्रिपलेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मतलब इसकी जो भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो 1√3 और 2 होंगे। तो एक की वैल्यू 40 है तो 2 की वैल्यू 80, यानी कि इसकी वैल्यू 80 होगी। तो इसकी वैल्यू 80 आनी चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आपके हिसाब से क्या आनी चाहिए वो आप बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 84 मान वाली एक संख्या को 35 संख्याओं के एक समूह में जोड़ा जाता है और संख्याओं के नए माध्य में 1 की वृद्धि होती है। तो 35 संख्याओं का माध्य क्या होगा, यानी कि 35 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। देखो 35 संख्याओं का हमने मान लिया कि एवरेज x रहा होगा। जब 84 यानी कि नई संख्या ऐड की जाती है तो संख्याएं कितनी हो गई, 36, तो एवरेज कितना हो जाता है, 1 की वृद्धि होती है, यानी कि x+1 होता है। तो ये नई संख्या कैसे निकालोगे, यहाँ पे 1 की वृद्धि, यहाँ पे कितने की वृद्धि, 1 की। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, x+1, और ये आपका कितना हो जाएगा, x+1 + 35, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 84। तो ये आपका कितना हो गया, 36 84 में से जब जाएगा तो x की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, 48। जब 36 घटाओगे 84 में से तो कितना जाएगा, 48, यानी कि जो एवरेज है वो कितना होगा, पहले कितना रहा होगा, 35 संख्याओं का 48। क्लियर? तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 5 क्रमागत सम संख्याएं A, B, C, D और E का जो औसत है वो कितना है, 64 है। तो B और D का गुणनफल क्या होगा। तो एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो अगर इनका एवरेज 64 है यानी कि बीच वाली संख्या C की वैल्यू कितनी हो गई, 64, तो ये वाली कितनी हो गई, 62, ये वाली कितनी हो गई, 60, ये वाली संख्या कितनी हो गई आपकी, 66, ये वाली संख्या कितनी हो गई, 68। आपसे क्या पूछ रहा है, बी और डी का गुणनफल, यानी कि बी और डी का गुणनफल करोगे तो 6 दूनी 12, यानी कि वो संख्या आएगी जिसके लास्ट में 2 हो। तो केवल यही एक वैल्यू है जिसके लास्ट में 2 है, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस अप्रोच से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1/5.316 की जो वैल्यू है वो ये है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो पॉइंट जो है कितना इधर खिसकाया गया, यहाँ पे पॉइंट 3 अंक के बाद था, यहाँ पे कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 5 स्थान इधर खिसकाया गया। 5 स्थान इधर खिसकाने का मतलब है ऊपर उतने ही जीरो बढ़ाए गए होंगे, यानी कि उतना ही ये मतलब जो पॉइंट है ऊपर वाला जो पॉइंट है अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो पॉइंट एक स्थान इस तरफ खिसक जाता है। तो यानी कि 5 स्थान जब खिसकाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 8810।
तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है आकाश और वाणी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। आकाश और वाणी द्वारा अर्जित लाभ का जो अनुपात है वो 4:3 है। यदि आकाश ने 10 महीने के लिए 32,000 रुपये का निवेश किया तो वाणी द्वारा 6 महीने के लिए निवेश की गई पूंजी क्या होगी? देखो इनके जो प्रॉफिट का जो अनुपात है वो 4 और 3 है, बस आपको यही बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पहला बंदा है 10 महीने के लिए 32,000 रुपये का इन्वेस्ट करता है, क्लियर। और दूसरा जो है वो 6 महीने के लिए मान लेते हैं कि x रुपये का इन्वेस्ट करता होगा। अब देखो इसका अनुपात आपको 4 और 3 बनाना है, बस ये समझो। तो यहाँ पे 3 बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिखना होगा? 3 × 2x लिखना होगा। और यहाँ पे इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 8 32। तो 4 को अगर हम अलग कर दें तो 8 × 0 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा, क्लियर। ये कितना हो जाएगा? 80,000। अब देखो 4 और 3 का अनुपात हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू बराबर होगी। तो 2x की वैल्यू अगर 80,000 के बराबर है तो x की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होगी? 40,000 के बराबर होगी। यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, किसी त्रिभुज की सभी शेष लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि यदि √7 की जो वैल्यू है वो 2.65 है तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √700 का मतलब क्या हुआ? 10√7, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना हुआ? 343 का मतलब 49 × 7 होता है, यानी कि 7√7 हुआ। तो ये कितना बचेगा यहाँ पे? 3√7। तो 3√7 की वैल्यू निकालो, 3 × 2.65 इसकी वैल्यू रख दो। तो तिपश 15, तिछाक 18 और एक कितना हुआ? 19 और 3 दूना 6 और एक कितना हुआ? 7, यानी कि ये वाला करेक्ट है। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? इसे हम लिख सकते हैं 81 × 7 यानी कि 9√7। तो 9√7 का मतलब 9 × 2.65, तो 9 × 5 45 हासिल लगा 4, 9 छाक 54, 9 छाक 54 और 4 कितना हुआ? 58 और 9 दूनी 18, 5 कितना हुआ? 23, यानी कि दोनों आपके करेक्ट है, क्लियर। तो दोनों वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी सिंपल है। वर्ष 2015 में प्रवास के कारण एक गांव की जनसंख्या में 0.25% की कमी हुई। यदि वर्ष 2015 में गांव से पलायन करने वालों की जनसंख्या जो है वो 500 है तो वर्ष 2015 में गांव की जनसंख्या क्या थी? तो 0.25% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 500 के बराबर है। तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 25 दूना कितना हुआ आपका? 50, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू 20,000 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 जीरो आपके और बढ़ जाएंगे। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ये वाला, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक ठोस शंक्वाकार तांबे के स्टैंड को समान त्रिज्या के एक ठोस बेलनाकार बेटन के रूप में दोबारा ढाला गया। यदि बेटन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो स्टैंड की ऊंचाई क्या होगी? देखो शंकु और बेलन का अगर आयतन बराबर है, इसका मतलब है कि शंकु की जो ऊंचाई है वो बेलन की ऊंचाई की 3 गुनी होगी। यानी कि अगर बेलन की ऊंचाई 10 है तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? 30, क्योंकि इसमें 1/3 होता है, यानी कि 1/3 πr² होता है। तो 1/3 यानी कि 3 से डिवाइड होने के बाद ऊंचाई बराबर आनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा? इसकी ऊंचाई कितनी होगी शंकु की? तो स्टैंड की जो ऊंचाई, शंक्वाकार स्टैंड है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। मौखिक आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 2 ट्रेन ए और बी एक साथ स्टेशन X से स्टेशन Y तक क्रमशः 70 किलोमीटर/आवर और 100 किलोमीटर/आवर की चाल से यात्रा शुरू करती हैं। ट्रेन बी ट्रेन ए से 5 घंटे पहले स्टेशन Y पर पहुंचती है। स्टेशन X और Y के बीच की दूरी क्या होगी? देखो A और B, X से Y, देखो 2 स्टेशन हैं X और Y, स्टेशन के बीच की दूरी क्या है? X और Y। अब डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो हमेशा याद रखो कि चाल का अनुपात टाइम के अनुपात का उल्टा होगा। तो चाल का जो अनुपात है वो कितना है? 70 और 100। तो टाइम यानी कि 7 और 10, तो टाइम का जो अनुपात होगा वो 10 और 7 का होगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 5, यानी कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर? 5/3 के बराबर। तो इसे एक्चुअल कितना टाइम लगता है? 50/3 घंटे लगते हैं। और इसे एक्चुअल कितना टाइम लगता है? 35/3 घंटे लगते हैं। दूरी यहाँ से भी निकालोगे उतनी आएगी जितनी यहाँ से आएगी। तो कितनी आ जाएगी? 7 × 5 = 35, यानी कि 3500/3। यहाँ से भी उतनी आएगी। तो 3500/3 यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन
36,000 रुपये पर 40% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का योगफल क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर आप 36,000 को लेके करोगे कैलकुलेशन तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे 3 वर्ष में देखो 40% की दर से 3 वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल मिलेगा उतना हर साल मिलेगा। तो 4 तियां 12 यानी कि 120% आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये 100% की वैल्यू है। क्लियर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। पहले साल तो 40% मिलेगा, दूसरे साल 40% तो रहेगा और इसका 40% यानी कि 16 और मिलेगा। तीसरे साल क्या होगा, 40% तो रहेगा, 40 पे 16 मिलेगा, 16 रहेगा और 16 पे आपका 40% और मिलेगा, यानी कि 16 चक्कू कितना हुआ आपका 64। 16 चक्कू 64 यानी कि कितना हो जाएगा, 16 का 40% निकालोगे यानी कि 6.4 ये हो गया आपका। तो कितना हो गया देखो यहाँ पे 120 और 16 तियां 48 यानी कि कितना हो गया आपका 16 तियां 48, 120 और 148 कितना हो गया, ये आपका 120 हो गया और ये आपका 16 तियां 48 हो गया और प्लस आपका 6.4 ये हो गया। तो 8 से 14 यानी कि 54.4 ये हो गया। तो टोटल ये 174.4% ये हो गया। तो टोटल इनकी वैल्यू अगर जोड़ोगे तो एक 200 कितना आ जाएगा, ये 294.4% आएगा। क्लियर। अब देखो 100% की वैल्यू इतनी, यानी कि इसका 3 गुना, देखो 36 का 3 गुना कितना होगा, 1,80,000 आएगा। ठीक है, यानी कि 1,80,000 से कितना कम, यहाँ पे देखो कितना कम हो जाएगा 0.6 यानी कि 5.6 कम करो तो आंसर जो होगा आपका कितना आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि और जो है इसके बराबर है नहीं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करिए तो ज़्यादा सिंपल रहेगा आपके लिए। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया है दी गई आकृति में एक वर्ग PQRS एक चतुर्थांश PARB के अंतर्गत है। PQ जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग की लंबाई जो है, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। देखो छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले का क्षेत्रफल निकालो, ये जो चतुर्थांश है मतलब जो आपका सर्किल का चौथाई हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि ये अगर आपका ये वर्ग है तो ये एंगल 90 डिग्री हुआ, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर θ/360 होता है। तो यहाँ पे थीटा 90 अगर रखोगे तो 90/360 ये 1/4 ही आएगा, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर आएगा और उसमें से वर्ग का एरिया आप घटा दो। ठीक है, अब इसकी रेडियस आपको पता होनी चाहिए। तो वर्ग की जो भुजा है वो 7 है, तो इसका विकर्ण क्या होगा 7√2 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 7√2। तो 1/4 पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7 और √2 × √2 करोगे तो 2 हो जाएगा, माइनस इसका एरिया कितना हुआ वर्ग का 49, इसमें से घटा दो तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 दूना 4 और यहाँ पे 11। ठीक है, तो 11 सत्ते 77, 77 में से 49 गया तो कितना बचा आपका 28, यानी कि जो छायांकित भाग होगा उसका एरिया जो होगा वो कितना होगा 28 होगा, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष में स्वयं की 3.6 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या होगी, देखो 3.6 गुनी होने का मतलब 1 से कितनी हो गई 3.6 हो गई। तो 1 से 3.6 होने का मतलब क्या है, एक को हम लोग क्या कहते हैं 100%, यानी कि 100% से कितनी हो गई 360% हो गई 8 वर्ष में। तो ब्याज कितना मिला भाई 260%। ये 8 साल में ब्याज मिला, तो 1 साल में कितना मिला होगा 260/8, 8 से काटो तो कितना होगा 8 तियां 24, 8 तियां 24, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी कि 32.5%। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 40% अल्कोहल वाला घोल प्राप्त करने के लिए अल्कोहल की 36% मात्रा वाले घोल को अल्कोहल की 48% मात्रा वाले घोल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो 36% मात्रा वाले में 48% मात्रा वाले 36% मात्रा वाले घोल को अल्कोहल की 48% मात्रा वाले घोल के साथ
किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि टोटल यानी कि जो बीच वाली वैल्यू है उसमें अल्कोहल की मात्रा जो है वो कितनी हो जाए 40%। बस घटा लो भाई, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि इसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा 2:1, यानी कि इसे किस अनुपात में मिलाना होगा 2:1 के अनुपात में मिलाना होगा। सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक नियमित बहुभुज, बहुभुज मतलब त्रिभुज भी बहुभुज होता है, चतुर्भुज भी होता है बहुभुज, बहुभुज मतलब जिसमें एक से ज़्यादा भुजाएं हों, कि आंतरिक कोण और समान बहुभुज के एक बाह्य कोण का जो अनुपात है वो 3:1 है। तो नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? आपको पता होना चाहिए कि बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का जो योगफल है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 3 और 1 4 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर 180 डिग्री के बराबर। तो 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, यानी कि इसका जो बाह्य कोण है बहुभुज का वो कितना आ गया 45 डिग्री। अब बहुभुज का अगर बाह्य कोण 45 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी 360/θ। तो 360 बटे कितना हो जाएगा 45, 45 से काटेंगे 45 8 होता है। तो इसका मतलब है इसमें भुजाओं की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 8 होगी, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन सिंपल है, x + y, ये देखो डबल लिख गया है, x + y बराबर है 17/6, x y बराबर है 10/6। तो x² + y² की वैल्यू निकालनी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप x + y बराबर कितना दिया है 17/6, इसको स्क्वायर कर दो तो x² + y² + 2xy आएगा। तो 2 और xy की वैल्यू कितनी 10/6 और इसका स्क्वायर करोगे तो 289 बटे कितना हुआ 36। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये x² + y² बराबर यहाँ पे 289/36 माइनस इसको ऐसे रहने दो 20/6। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 36, तो ये 289 और ये 6 से और गुणा होगा, यानी कि 6 दूनी 12, तो कितना हुआ 120 और 120 जब इससे घटेगा तो 169 बटे कितना हो जाएगा 36, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। 7x - 1/3x की जो वैल्यू है वो कितनी है 8 है। तो आपसे 343x³ - 1/27x³ की वैल्यू पूछी गई है, तो इसका क्यूब कर दो तो कितना हो जाएगा 343x³ - 1/27x³ -3ab, यानी कि 3 × 7x × 1/3x और आपका a - b उसकी वैल्यू कितनी है 8 और इधर कितना आएगा 8 × 64 = 512। क्लियर? तो x से x कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8 × 7 = 56। जब 512 में आप 56 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 568, कितना हो जाएगा 568, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, यानी कि 4 पे 1 का फायदा हुआ, यानी कि 5 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 4000 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 800, तो 4 की वैल्यू कितनी है 8 चक्कू 32, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि किसी घन के किन्हीं 2 शीर्षों के बीच की अधिकतम संभावित लंबाई, यानी कि घन का विकर्ण एक गोले के व्यास के बराबर है, जो कि कितना है 4√3, यानी कि घन का जो विकर्ण है भुजा √3 उसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 4√3। तो इसका मतलब है घन की भुजा कितनी आ गई 4। तो घन का कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 6a², यानी कि 6a² मतलब 16, 16 छक्का 96। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी सिंपल है क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक 11 और 693 है। तो संख्या क्या होगी? देखो एचसीएफ कितना दिया हुआ आपका 11 और एलसीएम कितना दिया हुआ आपका 693। आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम जो है वो क्या होता है एचसीएफ × a × b। तो अगर इससे हम 11 बाहर करें तो 11 से अगर काटें तो 11 छक्का 66 और 11 तियाँ 33 ये हुआ। अब इसे हम लिख सकते हैं 9 सते 63। तो एक संख्या क्या हो जाएगी 11 99 और एक क्या हो जाएगी 11 तियाँ 33। तो 11 तियाँ 33, तो छोटी संख्या पूछ रहा है निम्नलिखित, यहाँ पे 9 सते 63 होगा, यहाँ पे 9 सते 63 होगा।
63 है, तो 9 से 63 एक संख्या क्या होगी 11 और एक 77। तो आपसे क्या पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपकी क्या होगी 77, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 620 को इन प्राकृत संख्याओं में से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, यानी कि वो संख्याएं 620 - 8 यानी कि 612 से पूरी तरीके से विभाजित होती हैं। तो कितनी संख्या, यानी कि इसके फैक्टरों की संख्या आपको निकालनी है। तो फैक्टरों की संख्या कैसे निकालते हैं, 612 के फैक्टर करो, 2 से काटोगे आप तो 2 3 6 और ना जाने का 0, 2 6 12, 2 से फिर काटेंगे तो 2 1 2, 2 5 10 और आपका 2 दूना 2 5 10 और 2 1 2, 2 5 10 और 2 3 6, तो 17 नमा कितना होता है 153 और 3 और 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 की पावर 2, 17 की पावर 1 और 3 की पावर 2। तो इसके टोटल फैक्टरों की संख्या कितनी होगी, 1 जोड़ दो इसमें, तो 3 × 2 × आपका कितना हो जाएगा 3, तो 3 3 9 दूनी कितना हुआ 18। लेकिन इसमें आप ध्यान रखो कि 1 2 और 4 ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपके 620 को पूरी तरीके से विभाजित करते हैं। तो इसको आप निकाल दो इसमें से, तो टोटल जो फैक्टर आएंगे, यानी कि ऐसी कितनी प्राकृत संख्या होंगी जो इसको मतलब जिसमें से 8 घटाने पर इसको पूरी तरीके से विभाजित करेंगी, वो कितनी हो जाएंगी आपकी 15। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इसके अलावा अगर आप मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्यूटर और टाइपिंग आपके लिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। तो टाइपिंग के लिए आप हमारा कंप्लीट जो टाइपिंग का कोर्स है वो आप ले सकते हैं। ये जो टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर है हमने बनाया है वो बिल्कुल एसएससी के पैटर्न पर है। इसमें हम आपको 250 एक्चुअल जो CHSL सीजीएल में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो आपको आपकी एक्चुअल स्पीड बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेमो जो है वो बिल्कुल फ्री है, तो डेमो जो है एक बार आप लोग जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं और उसके बाद अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। अगर आपको प्लान लेने में कोई दिक्कत आ रही है या डेमो में कोई दिक्कत आ रही है तो 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।